वेलकम बैक ऑन माय चैनल कॉमर्स विथ मी। आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 बताऊंगी। चैप्टर नंबर 2 की सेकंड वीडियो है ये। इससे पहले वाली वीडियो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको समझा दिया कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। इसके फीचर समझा दिए मैंने आपको, इसके इंपॉर्टेंस सब कुछ समझा दिया है जो भी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। सीरियल वाइज मैं आपको ये वीडियोज़ डाल रही हूँ, तो प्लीज़ कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। प्ले लिस्ट मिल जाएगी आपको क्लास 12 के नाम से, उसमें BSc का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता है क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजर को हेल्प मिलती है इन प्रिंसिपल्स के थ्रू डिसीजन लेने में जब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ऑर्गेनाइजेशन में, वही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता है। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, ये किसने दिए थे हेनरी फ्योल ने ये दिए थे। और इन्होंने बोला था कि ये 14 प्रिंसिपल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, मैनेजर डिसीजन ले सकता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आपको इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो पहला है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। पहले फ्योल मतलब हेनरी फ्योल ने पहले प्रिंसिपल में बोला कि पहला प्रिंसिपल ये है कि डिवीजन ऑफ वर्क, कि वर्क को क्या कर देना चाहिए, बांट देना चाहिए, छोटे छोटे स्मॉल पीस में बांट देना चाहिए। मतलब कि जो होल वर्क शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क एंड असाइन टू पर्सन अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी। मतलब जो वर्क है उसे इस तरीके से बांट देना चाहिए कि उस काम को जो पर्सन कर रहा है उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हो, कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हो, क्वालिफिकेशन मतलब उन्होंने जिस अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन की है उसके अकॉर्डिंग उसे वर्क मिला हो और उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसे वर्क मिला हो, ऐसा वर्क उसे देना चाहिए। जिससे क्या होगा, मतलब अगर आप ऐसा वर्क उसे देंगे तो इससे क्या होगा, उस पर्सन की उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसका मोटिवेशन होगा और वो क्या हो जाएगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस पर्टिकुलर फील्ड में। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है और आपका परचेस डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं। अगर कोई पर्सन है जिसने आप मार्केटिंग की है, ठीक है, उसने मार्केटिंग की है तो उसको वर्क इस टाइप का देना चाहिए, उसको वर्क मार्केटिंग के फील्ड में देना चाहिए। जिससे क्या होगा, पहले से उसके पास क्या होगी, क्वालिफिकेशन होगी, उसके पास एक्सपीरियंस होगा उस फील्ड में करने का। ठीक है, अगर उसको उस टाइप का वर्क दिया जाएगा उससे क्या होगा, उसका जो स्पेशलाइज तो वो है ही, उसके साथ साथ वो और स्पेशलाइज्ड हो जाता है और वो अपनी एफिशिएंसी अच्छी तरह दिखाता है अपने वर्क में। ठीक है, अगर उस मार्केटिंग के बंदे को अगर आप दूसरे फील्ड में डाल देते हो, फाइनेंस के फील्ड में डाल देते हो, जहां उसे पता नहीं है कि किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से फाइनेंस का वर्क करना है, तो वो क्या होगा, वेस्टेज होगा मटेरियल का, वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का। तो इससे क्या होगा, आपका वेस्टेज ही होगा और उसे टाइम लग जाएगा वहाँ सेटल होने में। तो हेनरी फ्योल यही बोलते हैं कि आपको वर्क को इस तरीके से बांट देना चाहिए, छोटे छोटे टास्क में बांट देना चाहिए, जिसमें जो एक्सपर्ट है उसे उसका वही काम देना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे देखो इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये आएगा कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाएगा रिसोर्सेज का, अच्छी तरह यूटिलाइज हो जाएगा रिसोर्सेज का। ठीक है, क्योंकि वेस्टेज नहीं होगा। सेकंड होगा मिनिमम कम से कम कॉस्ट आएगी, उसे पहले से पता होगा कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, थर्ड आता है इट इंक्रीज द एफिशिएंसीज ऑफ एम्प्लॉयज की एफिशिएंसी बढ़ाता है, क्योंकि अगर वो पर्सन अगर उसी काम को बार बार परफॉर्म करेगा, उसी काम को करता जाएगा और वो उसी फील्ड का है, तो क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो पहला आपको समझ में आ गया डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड है आपका अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने हिंदी में लिख दिया। अथॉरिटी का मतलब होता है ताकत और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी। ठीक है, अब हेनरी फ्योल ने बोला कि आपने वर्क को बांट दिया, आपने छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, उसे उसका काम दे दिया। अब आपकी ये अथॉरिटी बनती है, आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस पर्सन को आपने जो काम दिया है उसे कुछ पावर भी दो। ठीक है, अगर आपने काम दे दिया कि आप ये काम कर सकते हो, ठीक है, और आपने पावर नहीं दी तो क्या होगा, वो काम ढंग से नहीं हो पाएगा। उन्होंने उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, उसे जिम्मेदारी नहीं दी, तो उसका काम सही से नहीं हो पाएगा। तो आप समझते हैं कि अथॉरिटी का मतलब होता है पावर टू टेक डिसीजन, कि जिसके पास पावर हो डिसीजन लेने की, उसे क्या बोलते हैं
अथॉरिटी बोलते हैं। और रेस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है ऑब्लिगेशन टू कैरी आउट एन असाइन जॉब, जो भी काम दिया गया है उस काम को करना ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एट टाइम पे। मतलब उस टाइम, अगर जो टाइम दिया गया है उस टाइम पे अगर वो काम पूरा कंप्लीट कर लेता है, उस जॉब को कंप्लीट कर लेता है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी कंप्लीट हो जाती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है। तो हेनरी फैल ये कहता है कि जब किसी को अथॉरिटी देते हैं तो उसके साथ साथ उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए, दोनों बैलेंस होकर चलना चाहिए। अगर आप अथॉरिटी दे देते हो और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हो तो उससे भी मिसयूज़ होगा रिसोर्सेज का। अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो और अथॉरिटी नहीं देते हो तो उससे भी वेस्टेज ही होगा, क्योंकि आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपको ये काम एक दिन में कंप्लीट करना है, एक दिन में 1 टन आपको प्रोड्यूस करना है, पर आपने उसे पावर नहीं दी कि आपने उसे पावर नहीं दी कि आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो उससे रिगार्डिंग। मतलब आपने बोल दिया कि आप ये मशीन यूज़ में ले सकते हो, पर उसे पावर नहीं दी कि आप है ना ये काम वर्कर से करवा सकते हो, आपने ये अथॉरिटी नहीं दी उसे। तो इससे क्या होगा, आप बताओ। इससे ये होगा कि जो भी पर्सन उनके अंडर में आ रहे हैं वो उसकी बात नहीं मानेंगी, वो प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो उसके पास कुछ पावर भी होनी चाहिए कि उनके अंडर में जो वर्कर्स आ रहे हैं अगर वो काम नहीं करते तो उनके ऊपर कुछ एक्शंस ले सके वो। तो इस टाइप की कुछ पावर भी उनके पास होनी चाहिए। जब आप उन्हें रेस्पॉन्सिबिलिटी देते हो तो उन्हें कुछ पावर भी देनी चाहिए और दोनों में बैलेंस होना चाहिए। देखते हैं, देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, अथॉरिटी के बीच में और रेस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में। ही मस्ट बी गिवन सम अथॉरिटी टू डू हिज वर्क एफिशिएंटली। ठीक है, उसे क्या देना चाहिए, कुछ अथॉरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए अपने जॉब से रिलेटेड। ठीक है, ग्रांटिंग अथॉरिटी विदाउट गिविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अथॉरिटी दे देते हो बिना किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी के तो विल क्रिएट चांसेस ऑफ मिसयूज द पावर। इससे क्या होगा, वो अपना पावर का मिसयूज करेगा और वो काम नहीं करेगा। एंड नॉट एबल टू परफॉर्म ड्यूटी प्रॉपरली। ठीक है, वो अपना ड्यूटी प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अब इसका क्या इफेक्ट आएगा, वो इससे क्या होगा, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या आएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते, बराबर अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते हो तो क्या होता है, मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। मतलब जो उसे पावर की है वो अपनी पावर का क्या करता है, मिसयूज करता है। ठीक है, बिल्ड सेफगार्ड्स अगेंस्ट द एब्यूज और मार्जिनल पावर एंड मैनेजर गिव द पावर टू फुलफिल देयर पावर टू फुलफिल देयर ड्यूटी। और उससे क्या होगा, जो मैनेजर होगा वो अपना पावर ही यूज में लेता जाएगा और जो बाकी के जो एम्प्लॉइज हैं उनको क्या उनका क्या होगा, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी सही वक्त पे काम कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो हेनरी फैल बोलता है कि जब आप अथॉरिटी देते हो तो उसके साथ कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी देनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ऑफ हेनरी फैल क्या बोलते हैं, वो थर्ड पॉइंट में ऐसे बोलते हैं कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये वाला टॉपिक मैं आपको जल्दी समझाऊंगी क्योंकि आपको सबको पता होगा डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डिसिप्लिन का मतलब होता है कि जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, पीपल्स काम कर रहे हैं या और कोई पर्सनस काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। जिससे क्या होगा, कोड ऑफ कंडक्ट होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, गुड सुपीरियर होना चाहिए एट ऑल लेवल पे। मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, सब लेवल पे क्या होना चाहिए, अच्छी सुपीरियर होनी चाहिए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए सबके साथ, चाहे वो सबऑर्डिनेट हो या सुपीरियर हो। इससे क्या होगा, पॉजिटिव इफेक्ट क्या है, सिस्टमेटिक वर्क होगा, ऑर्गेनाइजेशन में काम अच्छी तरह स्मूथली चलेगा और जो भी इम्प्रूव एफिशिएंसी भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। अब सेकेंड है कंसिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, कि इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा, मतलब आप जब इसे नहीं करते हो तो इसका क्या होगा, तो वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का। अगर आप ऐसा डिसिप्लिन नहीं होगा अगर ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे क्या होगा, वेस्टेज होगा रिसोर्सेज का, काम में डिले हो जाएगा, डिसऑर्डर हो जाएगा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब किसको कौन सा काम देना है, कौन कितने काम पे करना है, डिसिप्लिन नहीं रहेगा तो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट समझ में आ गया। हेनरी फैल बोलता है कि डिसिप्लिन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपका ऑर्गेनाइजेशन में। फोर्थ पॉइंट में बोलते हैं ये यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें क्या होना चाहिए, उन्हें जो ऑर्डर है उनको ऑर्डर कहाँ से मिलना चाहिए, किसी एक बॉस से मिलना चाहिए। वो एक से ज़्यादा बॉस से उन्हें ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। मतलब जो एक बॉस है, ठीक है, एक ही बॉस क्या कर रहा है, ए पर्सन को क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, बी को भी वही दे रहा है, सी को भी वही दे रहा है, डी को भी वही दे रहा है। ठीक है, तो अगर
इसकी जगह अगर 2 बॉस हो जाते हैं, ठीक है, 2 बॉस हो जाता है तो वो क्या बोलते हैं कि आपको इतने टन बनाने, मतलब आपको 10 टन बनाना है, पर बॉस भी बोलते हैं नहीं आपको 10 टन नहीं, आपको 20 टन बनाना है। तो वो क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी वर्कर्स के ऊपर, एम्प्लॉयज़ के ऊपर कि किसका काम पहले करा जाए, किसका ऑर्डर पहले माना जाए, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड यही बोलता है कि 1 बॉस होना चाहिए और 1 क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। देखो, एम्प्लॉयज शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम 1 बॉस, कि एम्प्लॉयज़ को क्या होना चाहिए, जो भी ऑर्डर है वो किसी भी एक बॉस से मिलना चाहिए, क्योंकि इफ़ ही रिसीव ऑर्डर फ्रॉम मोर देन 1 बॉस, अगर वो उसे ऑर्डर मिलता है एक से ज़्यादा बॉस से, तो उससे क्या होगा, इट क्रिएट कन्फ्यूजन, मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा एंड विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द होल ऑर्डर, और उस ऑर्डर को वो नहीं समझ पाएंगे कि पहले किसका करना चाहिए, ठीक है। मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, मतलब जो ऑर्डर दिया गया है बॉस ए के थ्रू, बॉस बी के थ्रू, तो इन दोनों में से सबसे पहले किसका ऑर्डर आपको पहले कंप्लीट करना चाहिए। तो इसका क्या हो गया, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। तो हेनरी फ्योल बोलते हैं कि आपके पास एक बॉस होना चाहिए और एक बॉस ही क्या होना चाहिए, ऑर्डर देना चाहिए सब पर्सन्स को, जिससे कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो। इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा जब आप इसे अप्लाई करते हो, नो कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट जो काम करने वाले हैं उनके माइंड में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा, ईगो भी उनका क्लैशेज नहीं होगा, उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब भी आप पॉजिटिव इफेक्ट लिखते हो उसके नेगेटिव आप यहाँ लिख दिया करो कि अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हो, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड को अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो क्या होगा, उसका कंफ्यूजन होगा। ऑफकोर्सली अगर 2 बॉस से क्या मिलेगा, आपको ऑर्डर मिलेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, ईगो होगा, ठीक है, डिफिकल्टी होगी डिसिप्लिन मेंटेन करने में। ये था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हेनरी फ्योल क्या बोलते हैं कि जो भी एम्प्लॉयज़ है उन्हें उनका गोल दे देना चाहिए, मतलब जो भी हेड है, मतलब जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है या सेल्स डिपार्टमेंट है, उन सबका अलग अलग क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, और उस गोल के लिए ही सब एम्प्लॉयज़ को क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। जब एम्प्लॉयज़ के पास गोल होगा कि आपको इतना अचीव करना है, तब वो क्या नहीं होंगे, डाइवर्ट नहीं होंगे, वो एक ही डायरेक्शन में क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। एक ही डायरेक्शन में उन्हें पता रहेगा कि क्या गोल है, उस गोल के अकॉर्डिंग वो क्या करते रहेंगे, उस डायरेक्शन में काम करते रहेंगे। तो ये जो पहला वाला मैंने डायग्राम बनाया है उसमें ये बताया गया है कि जो भी पीपल्स है जो एक ही डायरेक्शन में क्या करते रहेंगे, काम करते रहेंगे, जैसे उन्हें जो काम करना है वो वैसे करेंगे। पर जो सेकंड वाला डायरेक्शन है, सेकंड वाला डायग्राम है, उसमें क्या बताया गया है कि इसमें ये बताया गया है कि जब एम्प्लॉयज़ को ये पता नहीं होगा कि आपके डिपार्टमेंट का गोल क्या है, तो वो कुछ भी करेंगे, किसी भी टाइप का गोल वो सेट कर लेंगे अपना आप और खुद काम करने लग जाएंगे। पर हेनरी फ्योल कहते हैं कि पर जो भी हेड है, 1 हेड 1 प्लान होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। एम्प्लॉयज़ को भी उनको उस हेड का क्या पता होना चाहिए, प्लान पता होना चाहिए और गोल पता होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हैविंग कॉमन गोल, क्या होना चाहिए, कॉमन गोल होना चाहिए। मस्ट हैव 1 हेड, उसमें क्या होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए और एक प्लान होना चाहिए। मतलब अगर फाइनेंस का हेड है, फाइनेंस का एक हेड हो गया, एक डिपार्टमेंट हो गया, उसका क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, मतलब आपको इतना फाइनेंस कहाँ से अरेंज करना है, तो ये क्या हो गया, आपका अरेंज करना हो गया। तो 1 हेड 1 प्लान, दिस हेल्प इन ब्रिंग, मतलब इससे क्या होगा, इससे होगा यूनिटी ऑफ एक्शन आएगी, एक साथ मिलकर काम किया जाएगा एंड कोऑर्डिनेशन होगा ऑर्गेनाइजेशन में। समझ में आ गया आपको। अब जब आप हेनरी फ्योल बोलते हैं कि अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन वाला आप क्या करते हो, फॉलो करते हो इस प्रिंसिपल को, तो इससे क्या होगा, अचीवमेंट होगा किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशन गोल को इजीली क्या किया जा सकता है, अचीव किया जा सकता है। पर जो सेकंड वाला पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा, एफर्ट्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज गेट यूनिफाइड, और जो भी एम्प्लॉयज की जो भी एफर्ट है उन्हें भी क्या किया जा सकता है, यूनिफाइड किया जा सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन, मतलब अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन आ जाएगा, ठीक है, कमी आ जाएगी कोऑर्डिनेशन की। वेस्टेज का मटेरियल होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का वेस्टेज हो जाएगा और डिफिकल्टी आ जाएगी गोल को अचीव करने में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 6 पॉइंट समझते हैं, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, मतलब जो भी सब
सब ऑर्डिनेट्स है ना, उन सब ऑर्डिनेट्स में क्या होना चाहिए कि इन सबका जो भी इंटरेस्ट है एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को, एक सिंगल एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को और ग्रुप में जो एम्प्लॉयज़ है उनके इंटरेस्ट को मैच करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस उसे देना चाहिए जो ज़्यादा पर्सन वो गोल चाहते हैं। मतलब अगर आपके पास 5% से 1% बोल रहा है कि इस बार सेल इतनी होनी चाहिए, ठीक है, तो 3 बोल रहे हैं कि सेल इतनी होनी चाहिए, 2 बोल रहे हैं कि नहीं सेल इतनी नहीं होनी चाहिए। तो सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट में क्या बताया गया है, जो भी जिसकी ज़्यादा मेजोरिटी हो उसका डिसीजन पहले आपको मानना चाहिए, उस पे ज़्यादा काम करना चाहिए, उसके इंटरेस्ट पे ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मोर इम्पोर्टेंट, क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट का भी, देन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से ज़्यादा या एम्प्लॉय से इंटरेस्ट से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसका इंटरेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट होना चाहिए, कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, पूरे लोग क्या चाहते हैं, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए मोर देन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल, एक सिंगल एम्प्लॉय से ज़्यादा, ठीक है। अगर आप इसे फॉलो करते हो, इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हो, तो क्या होगा इसका पॉजिटिव इफेक्ट, इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होगा कि आपका जो गोल है ऑर्गेनाइजेशन का वो अचीव हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन भी रहेगा इंडिविजुअल में भी और ऑर्गेनाइजेशन गोल में भी। रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन में यह बोला गया है, फैंडीफेयर बोलते हैं कि जो एम्प्लॉयज है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें उन्हें क्या होना चाहिए, उन्हें फेयर वेजेस मिलनी चाहिए और उन्हें फेयर सैलरी मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग देयर वर्क, उनका जैसा काम है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फेयर वेजेस और सैलरी मिलनी चाहिए। जैसे अगर कोई पर्सन आपकी कंपनी में आता है किसी भी पोस्ट के लिए, तो आपको उससे पूछना चाहिए कि आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। जैसे उसने बताया 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा उसे पे करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और वो अच्छा काम करेंगे। अगर आप उसे कम दोगे तो उससे क्या होगा, वो काम तो करेगा पर उतना अच्छी कैपेसिटी से नहीं कर पाएगा जितना वो आप उसे 11,000 रुपीज़ दोगे तब कर पाओगे। तो हैंडीफेयर बोलते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उनके वर्क के अकॉर्डिंग फेयर वेजेस एंड सैलरी देना चाहिए। अगर आप फेयर वेजेस सैलरी डिटरमाइन कर सकते हो अकॉर्डिंग देयर कैपेसिटी, जैसे फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न, अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कमाती है तो आप दे सकते हो उन्हें अच्छा वेजेस और सैलरी दे सकते हो, ठीक है। अगर बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेजेस एक्ट, और वेजेस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वेजेस दे रहे हो वर्कर को तो बिल्कुल कम दे रहे हो, नहीं। और वेजेस भी किसके अकॉर्डिंग देना चाहिए, आपको गवर्नमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग देना चाहिए। गवर्नमेंट ने जितनी वेजेस सेट की गई है वर्कर्स के लिए उतनी तो आपको देनी ही चाहिए। अगर आपकी कंसर्न अच्छी है तो उससे ज़्यादा भी दे सकते हो, पर मिनिमम जो वेजेस सेट की है उतनी तो देनी ही चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को वर्कर्स के लिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स, जो भी कॉम्पिटिटर्स है आपके मार्केट में उनसे अच्छी आपको क्या देना चाहिए, उन्हें वेजेस सैलरी देना चाहिए, जिससे आप उन कॉम्पिटिटर्स को भी बीट कर सकते हो इजीली जब वो आपके वर्कर्स और एम्प्लॉयज अच्छे होंगे। तो आई होप आपको रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन समझ में आ गया होगा। 1 to 7 मैंने आपको फाइंड के प्रिंसिपल समझा दिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको 8 से 14 तक आपको मैं प्रिंसिपल समझाऊंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।